આગળ વધીએ અને લક્ષ્મીશ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના અંશુલ જૈન આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, ऑलमोस्ट गुड इवनिंग होगा। और पहले तो बताइए सर मार्केट के हालचाल, क्योंकि कल की छुट्टी से पहले आज के दिन देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन स्टेट है। जो आपको याद हो तो पिछले गुरुवार को भी था, ऐसे ही स्ट्रेडल बन गई थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि ये जो 22,400 है वहाँ पर स्ट्रेडल बन चुकी है। तो हमने देखा था गुरुवार के बाद शुक्रवार को बड़ी मूव आई थी स्ट्रेडल के दूसरे दिन। अब ये आज स्ट्रेडल है फिर से एक बार, और अगला शुक्रवार जो आएगा हमारा, उस दिन क्या फिर से एक बार बड़ी मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं? कैसे देखेंगे सर मार्केट्स को? नमस्कार यशी, नमस्कार जी। नमस्कार आपको सभी दर्शकों को। देखिए, निफ्टी में एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं। लास्ट वीक भी एकदम स्टैबल बना हुआ था, करंट वीक में भी स्टैबल बना हुआ है, एकदम टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। टाइट रेंज में कंसोलिडेशन का एक फायदा ये होता है कि जब रेंज ब्रेकआउट आता है तो बड़ी मूव मिलती है। बट अगेन कंसिडरिंग कल छुट्टी है और हम 2 दिन का डाउ जोन्स का मूव परसों रिएक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, एक एक्सपेंशनरी बार देख सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम ऊपर के साइड एक्सपेंशनरी बार देखेंगे कंपेयर टू डाउन साइड। अपसाइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कंप्लीटली फ्लैट है निफ्टी तो 22,500 एक रेजिस्टेंस बनेगा, इसके ऊपर निकलते हैं तो 22,800 तक निकलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी में हम हल्का सा रेजिस्टेंस बना रहे हैं 50,300 350 की रेंज में। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहाँ भी फर्दर अपसाइड ट्रिगर होती हुई दिखेगी। तो मैं यहाँ से मार्केट में इंक्रीमेंटली बेरिश या इंक्रीमेंटल सेलिंग नहीं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी तगड़ी बाउंस बैक बननी चाहिए। बाउंस बैक की एंटिसिपेशंस डेफिनेटली रखेंगे हम यहाँ पर। बैंक निफ्टी दोनों के बारे में आगे भी बातचीत करनी है। अंशुल जी, कल छुट्टी है, शुक्रवार को फिर से मिलेंगे, फिर अगले हफ्ते आप देखें तो फिर से सोमवार और शुक्रवार की छुट्टी है। अप्रैल का महीना जो है वो फुल फ्लेज्ड अपने हॉलीडे मूड के साथ जो आता है भारत में, वो लेकर आ चुका है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास दिन कम है और न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, क्योंकि अब रिजल्ट सीज़न आ जाएगा, बहुत सारा एक्शन लाइंड अप है। ऐसी स्थिति में कैसे देखें सर मार्केट्स को, क्योंकि वॉल्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, मूव भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, और ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग के दिन हमारे पास कम है सर? देखिए, वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और अप्रैल मंथ की वॉलेटिलिटी से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की वॉलेटिलिटी रहेगी। ट्रंप साहब का जो स्टैंड अप कॉमेडी चालू हुआ है ये पूरे 5 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। तो आपको ये वॉलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ से 2 महीने तो, और जब तक या तो उनको ना समझ में आ जाए कि जो कर रहे हैं उसका बड़ा डिजास्टर हो सकता है, या फिर डिजास्टर की शुरुआत ना हो जाए। दोनों चीज में कोई एक चीज तो हो ही जाएगी, और होना जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वॉलेटिलिटी मतलब अगर उनको समझ में आ गया कि ये डिजास्टर की तरफ जा रहा है और पाँव पीछे वापस लेते हैं, तब तो ठीक है, 2-3 महीने की वॉलेटिलिटी रहेगी और झेल लेंगे। लेकिन अगर वो पाँव वापस नहीं खींचते और ये चीजें ऐसे कंटिन्यू रहती है, तो फिर आप वही वाला माहौल पकड़िए जो सन 2000 से 2003 2004 तक का था, और फिर 2008 की गिरावट के बाद 2011 तक जो डल एनवायरनमेंट था जहाँ पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल था, उसी तरह का 3-4 साल का एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट होगा। तो अप्रैल मई जून 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए। अगर तो ट्रम्प साहब ऐसे ही चलते रहे तो फिर 3-4 साल के लिए चैलेंजिंग फेज के लिए तैयार रहिए। ओके, तो अंशुल जी, मैं आपके पास एफएमसीजी सेक्टर लेके आऊँगा कि अब जब हम देखें मार्केट एक मंदी के मूड में वापस जा रहा है, तब एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर के जो वापस एक डिफेंसिव की ओर से ऐसे प्ले हो रहे हैं, तो क्या आगे भी लगता है कि अब यहाँ से खरीदारी हमें एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिल सकती है? और कोई स्टॉक पसंद हो आपको एफएमसीजी सेक्टर में तो वो भी बताइए सर। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर में बाउंस बैक आ रहा है। बाउंस बैक 55,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहीं पे खड़ा है सीएनएक्स एफएमसीजी, और अगर निकलता है तो एक बार 58,000 तक हम जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो पूरी पुल बैक आई है ये फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन में है। आपको याद होगा, आप ही के चैनल पे हम डिस्कस कर रहे थे कि 61,900 सीएनएक्स एफएमसीजी पे टूटा है। यहाँ से अच्छी खासी डाउनसाइड 52,000 तक आ सकती है। हमने करीब करीब जो पैनिक में लो बनाया है 50,100 का बनाया है, उससे फ्लैगिश एक्शन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 58,000 की रेंज में कहीं भी अगर रिजेक्शन बनता है या फिर फेल करता है ये पुल बैक, तो वापस से नई डाउनसाइड जो है 46 या 235 तक खुल सकती है। तो अगले 4-6 महीने कम से कम मैं एफएमसीजी में किसी तरह का पैसा लगाना पसंद नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से अपसाइड की प्रोबेबिलिटी कम है,
डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, रिस्क रिवॉर्ड डाउनसाइड के फेवर में ज्यादा है। तो या तो जो बेयर सेटअप बना है ये फेल हो जाए तो फिर हम बुलिश मूव्स देखेंगे, या फिर ये अपने टारगेट्स कर ले 46,300 पे, तब हम बुलिश मूव्स देखेंगे। बट उसके बीच में मेरे लिए ये इंडेक्स बेरिश है विद डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी बीइंग क्वाइट हाई। ઓકે સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે सेटअप ऐसी स्थिति में सर कि जहाँ पर डामाडोल पूरे विश्व भर में स्थिति हो, ऐसे टाइम पे डिफेंसिव स्टॉक्स चलते हैं जो कि आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी में डेफिनेटली देखने मिल रहा है। लेकिन हमने पिछली बार जो बात की थी मेटल स्टॉक्स पे, उस पर मैं फिर से एक बार आना चाहूँगा, क्योंकि अब तो चाइना पर भी बहुत सारे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं यूएस ने और ट्रम्प साहब ने, इस वजह से मेटल स्टॉक्स में और एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिला है और ग्लोबल कमोडिटीज़ की वजह से भी मेटल स्टॉक्स में इम्पैक्ट देखने मिला है। आप कैसे देखेंगे पहले तो सीएनएक्स मेटल को, और साथ ही साथ वेदांता पे आज एक रिपोर्ट आई थी और कहा गया है कि इंटरनेशनल उनकी जो प्रेजेंस है वेदांता की, इस वजह से शायद हो सकता है कि ये आगे जाके परफॉर्म करे, जो फंडामेंटल एक उनका आर्ग्यूमेंट है, तो वो भी हमें डिस्कस डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि वेदांता डिविडेंड वगैरह भी देता है। तो उन्होंने बोला कि यील्ड आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए सीएनएक्स मेटल 7935 का मेजर सपोर्ट है, पिछले 3 दिन से स्ट्रगल कर रहा है उसको होल्ड करने में। बट एक चीज बहुत अच्छी है कि उसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड भी नहीं कर रहा है। तो अगर और चूंकि ट्रंकेटेड वीक है, अगले वीक भी ट्रंकेशन है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 5-7 दिन लगा के भी, मतलब ऐसा नहीं कल ही, लेकिन 2-4-5 दिन लगा के भी अगर ये इंडेक्स 7,950 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करने लगता है तो फिर मैं इसमें बुलिश रहूंगा 8,534 तक के टारगेट के साथ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं दिख रही है। मैं मेटल स्टॉक्स में बायर हूँ और टाटा स्टील मैंने पर्सनली बाई करके रखा है, तो मुझे मेटल्स यहाँ से अपसाइड आती हुई दिख रही है। वेदांता जैसा आपने बात किया, वेदांता में 381 के ऊपर सस्टेन करता है तो 416.90 और उसके बाद 460 रुपये 80 पैसे तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो दैट बीइंग सेड, मेटल काउंटर्स मेरे को यहाँ से इंक्रीमेंटल सेलिंग तो नहीं दिख रही है। ઓકે, તો ઓવરઓલ આપણે વાત કરીએ વેદાંતા કે જેની પર ફોકસ હોવું જોઈએ, પરંતુ આપણે જો સ્ટોક સ્પેસિફિક નજર કરીએ તો એક સ્ટોક છે કે જે માર્ચમાં નવા રેકોર્ડ હાઈ બન્યા બાદ ફરીથી તેને રિપીટ કરી રહ્યો છે એપ્રિલમાં, ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર। ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર આપણે જોઈએ તો 1.25% તેજી, 642.50ના આજે આપણને નવા 52 હાઈ બનતા જોવા મળે છે, એટલે કે સારી એવી તેજી આપણને આ સ્ટોકમાં જોવા મળી છે। અંશુલજી, ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર એક બાર देखो तो लास्ट वीक ऑफ द मार्च हम देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यू एक वीक नए 52 हाई बना रहा था। एक बार हम देखें तो 630 से नीचे आया था ऑलमोस्ट 580 के आसपास, लेकिन वहाँ से वापस 3 दिन में 582, 638, 640 आ गए, यानी कि फिर से वो नए 52 हाई बनाने जो बना रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस स्टॉक में वापस आया है। तो क्या ये लेवल है जो जहाँ पे 52 हाई बने, तो कोई व्यू यहाँ से रहेगा कि अब नई खरीदारी करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना रहेगा सर? देखिए 10 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद फाइनली 546 का लेवल ब्रेकआउट दिया था चंबल फर्टिलाइजर ने, और वहां से काफी अच्छी रैली हो चुकी है 100 पॉइंट लगभग की। अब 2 दिन पहले जो वोलेटिलिटी आई थी उसमें अपना मेजर सपोर्ट जोन होल्ड किया है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि 675 से 700 के बीच में जा सकता है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है फ्रेश ब्रेकआउट 640 के ऊपर जब क्लोज करे तब बाई कीजिएगा। स्टॉप लॉस 600 का आएगा, टारगेट 700 का आएगा। ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર અને અન્ય બીજા જે સ્ટોક્સ છે જે બધામાં એક્શન જોવા મળ્યું છે તેને પણ ધ્યાન પર રાખીશું। આગળ વધીએ બીજા સ્ટોક્સ બેઝિકલી કે જેમાં તમને આજે મેજર एक्शन છે। हमारी गुजरात की कंपनी सर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, आज टॉप पर सर्किट पर लॉक हो गया ये स्टॉक। न्यूज़ इनके बिजनेस अपडेट को लेकर आई हैं और इनकी रेवेन्यू बहुत ही बेहतरीन डेवलप होती हुई नजर आई। प्लस अगर आप 1 ईयर चार्ट देखिए तो इस स्टॉक ने ब्रिलियंट परफॉर्म किया है। जो सरकारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यहाँ गुजरात की, उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दे रखा है ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर। TRAIL या TRIL दोनों कोड से आपको मिल जाएगा सर ये स्टॉक। देखिए ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर में अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो लगभग यहाँ पे एक कपनल पैटर्न का ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट है 54 डेज का कपनल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट
540 के ऊपर है, 540 निकलता है तो काउंटर में नया ऑल टाइम हाई जो एटलीस्ट स्विंग हाई 640 645 का दिख रहा है, इसको आराम से पार करते हुए दिखेगा। बट प्रॉब्लम स्टॉक में एक ही है, सर्किट गोज अप, सर्किट कम्स डाउन। तो सर्किट की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अगर उस चीज को आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर 540 के ऊपर, 540 541 के ऊपर ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए, कम से कम 100 रुपए की अपसाइड के लिए। ओके अंशुल जी, देखिए सेंको गोल्ड आज कंपनी के Q4 अपडेट्स आए थे और उसके बाद आज ओपनिंग बात है उसमें अपर सर्किट लग गया है और एक साइड हम देखें तो गोल्ड में भी आज अच्छी खासी हमें अपसाइड देखने को मिली है। 2000 पॉइंट्स का आज अपसाइड हमें गोल्ड में भी देखने मिला है। तो सर क्या व्यू रहेगा सर सेंको गोल्ड पे? देखिए सेंको में ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट है 318 320 की जोन निकलती है, तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा जिसका टारगेट 346 346 और 398 का रहेगा। बट ये बाउंस बैक है तो बाउंस बैक को कम क्वांटिटी में बाउंस बैक की तरह प्ले कीजिए और टारगेट अचीव होने पे प्रॉफिट बुक कीजिए। एक्स्ट्रा प्लेट मत कीजिए कि लंबे अप ट्रेंड में निकल जाएगा। तो बाउंस बैक 320 के ऊपर बनना स्टार्ट होगा, 346.25 और 398.4 ये दो टारगेट रहेंगे। अच्छा सर, वॉल्टिलिटी की आपने शुरुआत में बात की, विक्स हमारा जो है वो अब फिर से एक बार एलिवेट कल से हुआ था और आज भी है, और ऐसे माहौल में ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं। जो लोग ऑब्वियसली कल तो छुट्टी है तो कैरी फॉरवर्ड करना मोस्टली सब लोग जो है वो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शंस में जो भी कारोबार करते हैं उनके लिए हायर विक्स में क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए? कोई भी एक पोजीशन लेने से पहले या तो बनाने के बाद भी कोई एक पैरामीटर जो आप ध्यान में देते हो? देखिए जिस आपका विक्स चल रहा है, एक दिन में 65% विक्स का राइज था, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंट है। पूरे अगर इंडिया विक्स का चार्ट देखेंगे तो ये तीसरी बार ऐसा था जहाँ एक ही दिन में 65% ऊपर जाके क्लोज किया है। तो वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ी हुई है कि इस समय ऑप्शन प्लेयर के लिए बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। अगर आप बहुत प्रोफेशनल और बहुत स्मार्ट ट्रेडर नहीं है तो इस समय ऑप्शंस में पैसा बर्बाद होने की पॉसिबिलिटी मोर देन 98% है। अनरियल काइंड ऑफ मार्केट है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं चार्ट पे, तो ही प्ले कीजिएगा, नहीं तो फिलहाल ऑप्शन से अवॉइड कर दीजिएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत हाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बहुत कम है क्लियरली, और ऐसी स्थिति में रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है, तो वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अंशुल जी, आपने पहले भी बता रखा है मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में, अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद फिर भी विंडो बाकी बचा है या नहीं, और आज के क्लोज को भी रैप अप कर लेते हैं सर? देखिए ये जी मिड कैप और स्मॉल कैप ये दो सेगमेंट मेरे को नहीं लग रहा बहुत जल्दी सुधरते हुए दिखेंगे जी। मतलब जो डाउन साइड का मेरा टारगेट था, अगेन पुल बैक 52,000 तक जो हमने डिस्कस की थी, 52,500 से पलटा 47,200 का टारगेट भी हमारा कर चुका है, उसके बाद बाउंस बैक भी है। बट यहाँ से अभी भी अगर इंडेक्स कंसोलिडेट करता है तो भी वीकर स्टॉक्स गिरते रहेंगे, अगर इंडेक्स में हल्का पुल बैक रहा तो भी वीकर स्टॉक्स गिरते रहेंगे, और वीक स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बहुत पेन बचा हुआ है। मेरे को नहीं लगता दिवाली के पहले ये सुधरेंगे। तो मैं आउटराइट मिड कैप स्मॉल कैप एक आध दो इधर उधर पिक लेने की जगह मतलब ले सकते हैं, बट बाकी मेजॉरिटी स्टॉक्स अवॉइड है। जैसे NH नारायण हैदरालय आज हमने सुबह बाई दिया था, उसमें काफ़ी अच्छा मूव आया। तो इधर उधर एक आध स्टॉक मिल जाते हैं, बट ओवरऑल टाइड अभी है जो है वो डाउनवर्ड है मिड कैप स्मॉल कैप में। वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत बेहतरीन है, एकदम कंसोलिडेटिव कैंडल के साथ निफ्टी क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन कैंडल है, दोनों में इनसाइड बार है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट हल्का सा भी गैप अप खुलता है, डाउ जोन्स या एशियन मार्केट्स के वजह से हल्का भी गैप अप खुलता है आज की रेंज के ऊपर, तो फिर और तेजी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। तो कंफर्टेबल क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। बस अब आज के जो हाई बने हैं उसके ऊपर फॉलो थ्रू मूव अगर परसों के सेशन में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया अपसाइड ट्रिगर हो जाएगी। ઓકે, તો ઓવરઓલ આપણે વાત થઈ મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ જેની પર ફોકસ હોવું જોઈએ, પરંતુ એક સેક્ટર છે કે જે સતત આપણને નરમાશ બતાવી રહ્યું છે, નિફ્टी आईटी। अंशुल जी, निफ्टी आईटी पे हमें डिस्कस करना चाहिए क्योंकि अब हम देखें तो ग्लोबल जो ओवरऑल सिचुएशन है अभी भी अनसर्टेनिटी है और उसके डायरेक्ट रिलेट होता है जो हमारा निफ्टी आईटी सेक्टर। पर हम सेक्टर में और स्टॉक स्पेसिफिक देखें, खास करके इन्फोसिस, TCS, HCL टेक जो उसके हाई से काफ़ी डिस्काउंट पे अभी मिल रहे हैं।
तो ऐसे में दो क्वेश्चन होते हैं कि ग्लोबल अनसर्टिनिटी है तो क्या अवॉइड करना चाहिए, और दूसरा वो भी होता है कि इतने डिस्काउंट पे मिलता है क्योंकि कोई भी अभी बॉटम को कैच नहीं कर पाएगा, तो क्या SIP मोड पे अभी स्टार्ट कर देना चाहिए खरीदारी। तो ये दो क्वेश्चन में से सर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, सीनेक्स आईटी आपको याद होगा जब से ब्रेकडाउन आया था इस इंडेक्स में 42,900 पे, तब हमने 38,000 की बात की थी। 38,000 को तोड़ के जब नीचे चला, फिर वापस पुल बैक 38,000 पे रिजेक्शन ले रहा था, तब हम 31,000 की बात कर रहे थे, 31,300 की सीनेक्स आईटी पे। अब 42,900 यानी 43,000 से 31,000 आ चुका है सीनेक्स आईटी। तब भी हम दो स्टॉक मना कर रहे थे कि इन्फोसिस, TCS, इनको शॉर्ट नहीं करना है और बाकी कोई भी स्टॉक शॉर्ट कर सकते हैं, आपको पैसा बन जाएगा। अब जब बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है तो यही दो काउंटर है जिनमें बाउंस बैक प्ले करना चाहिए, इन्फोसिस और TCS। तो बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, इन दोनों स्टॉक्स को लॉन्ग कर लीजिए, आराम से 8-10% की अपसाइड मिल सकती है बाउंस बैक में। ઓકે, તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી IT સ્ટોક્સ ડેફિનેટલી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્પેસ અત્યારે ફિલહાલ છે. ઘણા બધા સ્ટોક્સમાં આપણને એક્શન પણ જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખીશું. આગળ વધીએ. હવે જ્યારે એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં એક સ્ટોક બહુ જબરદસ્ત જગ્યા પર આવીને ઊભો છે અને આ પણ સર્કિટ ટુ સર્કિટ ફિલ્ટર વાળો સ્ટોક છે. નામ છે ગોडफ्रे फिलिप्स. अंशुल जी, आपके पास लाना चाहूँगा गॉडफ्रे फिलिप्स को, क्योंकि जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की बात की थी, वैसे ही ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर आए दिन सर्किट्स लगते रहते हैं. मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व हो गए, उसके बाद फिर से एक बार बहुत बड़ी छलांग लगा चुका है गॉडफ्रे फिलिप्स. एक महीने में ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न्स. आज 7,000 को छू के फिर से एक बार थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक. देखिए, गॉडफ्रे फिलिप में 27 हफ्ते का कपनल पैटर्न बन रहा है, लेकिन ब्रेकआउट थोड़ा सा ऊपर है. ब्रेकआउट है 7,500 पे. तो 7,500 निकलने के बाद अगर स्टॉक में बाई करते हैं तो आप ब्रेकआउट और स्ट्रेंथ बाई करेंगे, उस केस में टारगेट 10,000 रुपए तक मिल सकता है. जब तक 7,500 के नीचे है, मैं कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड लिस्ट में डाल के रखूंगा. ओके, तो अवॉइड लिस्ट में यहाँ पे डाल रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स. परंतु એક સ્ટોક છે કે જેનો કોમ્પિટિટર્સ કહી શકાય ITC, કે જે આપણને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી થોડીક ખરીદારી જોવા મળી રહી છે. તો એક ITC ઉપર પણ આપણે જોઈએ તો એક વીકનું પરફોર્મન્સ આપણને 0.5% જોવા મળી રહ્યું છે. એક મહિનાનું જોઈએ તો એ પણ ઓવરઓલ પોઝિટિવ છે અને આજે પણ સ્ટોકમાં ક્યાંક ને ક્યાંક 1% મજબૂતી જોવા મળી હતી. તો સર, गॉडफ्रे फिलिप्स का तो आपने बताया, लेकिन साथ में उनका जो कॉम्पिटिटर्स है ITC, उसका भी व्यू दे दीजिए सर. देखिए, ITC मेरे को वीक लग रहा है. अगले जैसे FMCG हमने बात की, FMCG में ITC मेजर है, इसमें भी डाउनसाइड दिख रही है 374 364 तक. अगर आपके पास ITC है और इसी ग्रुप में रहना है तो बेटर है कि आप ITC से स्विच करके ITC होटल में कन्वर्ट कर लीजिए, वहां पे ज्यादा अच्छी तेजी लग रही है. ઓકે, તો વ્યૂ આ પ્રમાણે તમને અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક ઘણું બધું એક્શન અત્યારે ફિલહાલ જોવા મળેલું છે, નજર રાખવાની રહેશે. આગળ વધીએ. બીજા સ્ટોક્સ બેઝિકલી કે જેમાં તમને આજે વેચવાલી થોડી જોવા મળી હતી, ઇનફેક્ટ મારે એમ પણ કહેવું જોઈએ કે એકાદ મહિનાની અંદર વેચવાલી જોવા મળેલી છે, તેમાંથી આપણે નજર રાખવી જોઈએ સરકારી बैंक्स. आपने पहले भाई इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट दिखाई है अंशुल जी सरकारी बैंक्स पे. कैनरा बैंक ने सबसे ज़्यादा पिटाई झेली है और 33.75 आज का लो बना था हमारा. ऑलमोस्ट 24% एक महीने के चार्ट्स में डिप देखने मिला है. तो सेंट्रल बैंक को हम पहले सर डिस्कस कर लेते क्विकली. देखिए, सेंट्रल बैंक में अगेन मेरे को PSU बैंक्स नहीं पसंद है. PSU बैंक में केवल कैनरा बैंक और SBI ठीक लगते हैं, बाकी स्टॉक्स में कोई बहुत अच्छे नहीं लगते हैं. इमीडिएट सपोर्ट पे आ चुका है, बल्कि उसको तोड़ के क्लोज किया है नीचे सेंट्रल बैंक ने. तो 22 रुपये 25 पैसा, ये हाई प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड टारगेट हो सकता है इस काउंटर का. ओके, तो अंशुल जी, आज देखो तो हम पेंट स्टॉक है कि उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि अब उनको क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा. तो स्वाभाविक है कि अब क्रूड ऑयल उनको सस्ता मिलेगा तो कहाँ का उनका जो मार्जिन है वहाँ उनको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. तो ये जो सारे स्टॉक है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है. एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, तो वो सब स्टॉक का आगे क्या व्यू रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो क्रूड ऑयल कंटिन्यू वो डाउनसाइड दिखा रहा है और आगे भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है वो बोल रहे हैं कि यहाँ से भी अभी ब्रेंट ऑयल है वो यहाँ से $50 to $40 भी आ सकता है सर. देखिए, आपको याद होगा आप ही के चैनल पे मल्टीपल टाइम्स मैंने डिस्कस किया था कि US क्रूड ऑयल फ्यूचर्स जो ट्रेड करता है, ये $77 का फेल्ड ब्रेकआउट $77 का फेल्ड ब्रेकआउट बना है
और यहाँ से $52 तक के टारगेट रहेंगे। अच्छी खासी डाउन मूव आ चुकी है, अभी यहाँ से भी $52 से $53 तक की डाउन मूव हमको दिख रही है। वहां से भी हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई मेजर अप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो $52-53 आते आते इन स्टॉक्स में बहुत अच्छा इनपुट कॉस्ट इनका जो बढ़ा था वो वापस से काफी हद तक फेवरेबल आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको मार्च के स्टार्टिंग से एशियन पेंट्स रिकमेंड कर रहा था कि बॉक्स के लो पे है 2186 के, यहाँ से टारगेट बनेगा तो बॉक्स का हाई यानी ऑल टाइम हाई बनेगा। तो जिसने भी एक्यूमुलेट किया है 2186-2200 की रेंज में आज 2400 पे खड़ा है, 2420 का ब्रेकआउट लेता है तो 2600 तक जा सकता है जहाँ पे गैप है। उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 2800 पे है, बट ओवरऑल बॉक्स लो से चला है तो बॉक्स हाई ऑल टाइम हाई जाना चाहिए। ओके तो अंशुल जी, मैं आपके पास गोदरेज प्रॉपर्टीज लेके आऊंगा। वहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी आज रिपोर्ट आया था, वो बाय करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि कई कंपनी के पास जो उनका जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग वो मजबूत है, और दूसरा उनका कहना है कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो भी कहीं ना कहीं उनके हरीफ यानी कि कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में कहीं ना कहीं वो मजबूत है, और वो बाय करने की भलामण दे रहे हैं सर। व्योमिक जी, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, एक बार आप रिपीट कर देंगे? गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए, जिस हिसाब से रिसेशन की बात चल रही है, अगर ये चीज फिर ट्रम्प साहब पे डिपेंड करती है। अगर रिसेशन आता है तो सबसे पहले हिट होने वाली जो सेक्टर होता है वो रियल एस्टेट होता है, तो वो रिस्क अगर आप ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट पे स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। ऑलरेडी 107 दिन में 44% करेक्ट हो चुका है और लोअर एंड पे एक बॉक्स ही बना रहा है जिसका ब्रेकडाउन 1900 पे है। अगर 1900 टूटता है तो 1769 जो इसका मेजर सपोर्ट है वो टेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल रियलिटी एज अ पैक, रियलिटी इंडेक्स हो या रियलिटी स्टॉक्स, से मेरे को वीक लग रहे हैं। और अगर ट्रम्प साहब इसी तरीके से धाएं धाएं गोली चलाते रहे तो सबसे पहले शिकार रियल एस्टेट इंडेक्स ही होगा। डेफिनेटली। तो એટલા માટે થઈને જ આપણે ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝને આ રીતે ધ્યાન પર રાખીશું। और इसी के साथ वक्त हो जाता है विदा लेने का, तो अंशुल जी सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपके डिस्क्लेमर्स आज जो भी डिस्कशन किया है हमने उसके लिए। देखिए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस और टाटा स्टील है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू, खूब खूब आभार अंशुल जी आपका भी, और अर्पण તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા સાથે જોડાવા માટે।